नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SFIA संवाद पावर्ड बाय सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन। मैं हूं अंजुल त्यागी। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी FCO क्या है और इसकी भूमिका क्या है एग्री सेक्टर में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे FCO इनसाइड और कैसे गवर्नमेंट बॉडीज इसको कंट्रोल करती हैं, लागू करती हैं, कैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर को लागू करती है स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और कितने लोग इसकी इंस्पेक्शंस करते हैं, कौन कौन से अधिकारी इसका मॉनिटरिंग करते हैं। सारी तमाम जानकारी आज हम इस एपिसोड में आपको देने वाले हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर विनोद गोयल जी। एग्री सेक्टर में पिछले 40 साल से कंसल्टेंसी भी चलाते आ रहे हैं, जो कि खासकर उन एग्री एंटरप्रेन्योर को कंसल्ट करते हैं जो अपने नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जाते हैं या इस एग्री सेक्टर में अपना बिजनेस या व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं। तो विनोद जी, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं SFIA संवाद में। आपने पिछले एपिसोड में हमें काफी सारी जानकारी दी थी। इस एपिसोड में हम एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसे मुख्य बिंदु जो हमारे डीलर्स और सप्लायर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस एपिसोड में हम बात करना चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका और स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका FCO को लेकर। थैंक यू, आपने फिर से मुझे मौका दिया आपसे बात करने का, और ये दूसरे एपिसोड में हम आपके जैसे सवालों के जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू सर। सबसे पहले जो हमारा सवाल है आपसे वो यही है कि FCO की पूरी संरचना कैसी है और इसे कौन मैनेज करता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट? FCO की संरचना जो है, इसका कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल है। जी सर। में जो भी व्यक्ति फर्टिलाइजर बेचना चाहता है, तो वो फर्टिलाइजर बेचने के लिए आप उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो वो फर्टिलाइजर बेचने में दो तरह का फर्टिलाइजर है, या तो होलसेल रजिस्ट्रेशन लेगा या रिटेल रजिस्ट्रेशन लेगा। होलसेल वो लेगा जो रिटेलर्स को माल बेचेगा, और रिटेल का लाइसेंस वो लेगा, परमिशन वो लेगा जो कि अपने दुकान से किसानों को डायरेक्ट माल देगा। होलसेलर को डायरेक्ट माल बेचने की इजाजत नहीं होती, वो रिटेलर को होती है। तो जो बड़े होलसेलर होते हैं वो एक होलसेल का परमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं, यूज नहीं करवा, क्योंकि एक्चुअल लाइसेंस वर्ड FCO में है ही नहीं। हमने कई साल पहले गवर्नमेंट के साथ मिलकर बात करके हमने वो लाइसेंस वर्ड खत्म कर दिया था, तो अब वो रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो लाइसेंस बोलना कोई गलत नहीं है, वह एज इट इज, लेकिन लाइसेंस नाम की कोई चीज अब FCO में नहीं है, पहले हुआ करती थी। तो जो कंपनी होती है, कंपनी जो यूरिया बनाती है या इंपोर्ट करती है, कुछ भी फर्टिलाइजर जो कुछ इंडिया में आता है, वो उस होलसेलर को बिलिंग करती है, होलसेलर रिटेलर को बिलिंग करता है, और रिटेलर उसको फार्मर्स को बेचता है। जी। मैं यहाँ पे चूंकि फर्टिलाइजर, मैं पहले भी बोला था पिछले एपिसोड में कि फर्टिलाइजर दो तरह का होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी फर्टिलाइजर, एक नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर। नॉन सब्सिडी में प्रोविजन बहुत सिंपल है कि उसने अपना होलसेल लाइसेंस लिया, तो जो मैन्युफैक्चरर है या जो पोर्टर है, वो उसको एक फॉर्म O देता है। फॉर्म O का मतलब ऑथराइजेशन लेटर। उस ऑथराइजेशन लेटर के बेसिस पे वो उसकी को जमा करता है, कॉपी को डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के यहाँ। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो रजिस्ट्रेशन एम्पावर्ड है, डेलीगेशन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर से डिस्ट्रिक्ट। तो वो जो ऑफिसर है जिसको वो डेलीगेशन आती है प्रावधान के तहत, वो उसके फॉर्म O को ऑफिस में उसके जमा होता है और उसके रजिस्ट्रेशन के ऊपर चढ़ जाता है। चढ़ जाएगा मतलब उससे ये बताया जाता है कि आई एम ऑथराइज्ड टू सेल दिस पर्टिकुलर ब्रांड, दिस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर। वो उसको सेल करता है होलसेल में। वो अपना फॉर्म O, होलसेलर अपना फॉर्म O देता है रिटेलर को, और रिटेलर उस फॉर्म O को अपने फाइल में लगाता है और डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है कि ये फॉर्म O है जिसके तहत मैं इसको बेच रहा हूँ, और फिर वो उसको फार्मर्स को बेचता है। ठीक है। तो दो परमिशंस हो गई, एक होलसेलर की, रिटेलर की। अब आपने सवाल जो पूछा, इसको पूरा करें तो होलसेलर पे जो फॉर्म O आया, वो एक मैन्युफैक्चरर ने दिया, वो या इंपोर्टर ने दिया। तो वो मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर स्टेट लेवल पे डायरेक्ट एग्रीकल्चर का परमिशन मांगता है कि मैं इस स्टेट में ये फर्टिलाइजर बेचना चाहता हूँ,
उसके प्रावधान होते हैं, वो फॉर्म सबमिट करता है और उसके बेसिस पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर उसको एक रजिस्ट्रेशन देता है जी। 2 फॉर्म उसको बोलते हैं। A1 फॉर्म में वो एप्लीकेशन दी जाती है, उसके साथ वो कॉपियां डॉक्यूमेंट्स की लगाई जाती हैं, और A2 में फॉर्म नंबर A2 में स्टेट एग्रीकल्चर डायरेक्टर एग्रीकल्चर उसको ऑथराइजेशन दे देता है, परमिशन दे देता है जी। और उस परमिशन के तहत वो पूरी स्टेट में माल बेचता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आज मैं हरियाणा माल बेचता हूँ तो हरियाणा में पंचकुला में डायरेक्टर एग्रीकल्चर बैठते हैं, वहां से मुझे जो मिलती है परमिशन, उसके बेसिस पर मैं पूरे हरियाणा में माल बेचता हूँ जी। तो मुझे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोई लाइसेंस लेने की, परमिशन लेने की, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के प्रोविजन के तहत ये प्रोसीजर है। जी। तो सर अभी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर के बारे में भी बता दीजिए। जो सब्सिडी फर्टिलाइजर होता है वो प्रावधान सेम है, बस फर्क इस बात का है कि सब्सिडी फर्टिलाइजर में गवर्नमेंट फार्मर के लिए सब्सिडी दे रही है। कोई प्रोडक्ट किसी भी प्राइस पे आया, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया इस पे इतनी सब्सिडी दी जाएगी, वो गवर्नमेंट पॉलिसी डिक्लेयर करती है। जैसे अभी की पॉलिसी भी आ चुकी है, कह दिया गवर्नमेंट ने कि यूरिया सपोज 450 का बिकेगा, 450 का बिकेगा, तो उस रिटेलर को उससे ज्यादा बेचने का हक नहीं है। लेकिन जब सब्सिडी फर्टिलाइजर रिटेलर फार्मर को देता है तो एक पॉस मशीन है, POS, पॉइंट ऑफ सेल, उसका पॉइंट ऑफ पॉस मशीन के ऊपर वो फार्मर अपनी खसरा खतौनी की कॉपी देता है, उस पे अंगूठा लगाता है और उसके बेसिस पे उसको सब्सिडी फर्टिलाइजर सब्सिडाइज प्राइस पे मिल जाता है। तो वो एडिशनल गवर्नमेंट ने चेक डाला है पिछले 2-3 साल से, जिसमें कि ताकि कंट्रोल हो सके कि सब्सिडी फर्टिलाइजर ब्लैक मार्केट पे ना बिके, इंडस्ट्रियल यूज में ना चला जाए। जी सर, अगला सवाल मेरा आपसे है, सेंट्रल और स्टेट कंट्रोल में क्या अंतर है और डीलर को इन कंट्रोल्स का पालन कैसे करना चाहिए? डीलर को कोई पालन नहीं करना जी। डीलर का तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, इसके आगे उसको सोचना ही नहीं। जी। केवल इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर को सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजंस को पालन करना पड़ता है। ओके। OGL में इंपोर्ट कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका कोई सरोकार नहीं, FCO का प्रावधान पूरा करो, अपना माल बेचो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं। तो डीलर से इसका कोई लेना देना? डीलर का तो देखिए, होलसेलर को और रिटेलर को कोई सरोकार नहीं है, उसका तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो उसके 50-55 किलोमीटर पे ऑफिस है, वहीं से उसका सारा काम हो जाता है, उसके आगे उसे जाने की कोई जरूरत ही नहीं आती। सर ये भी हमें बताइए कि FCO सिस्टम में फेयर ट्रेड और मार्केट स्टैंडर्डाइजेशन कैसे सुनिश्चित किया जाता है? देखिए, FCO में प्रावधान है कि यदि आप सब्सिडी फर्टिलाइजर है तो सब्सिडी प्राइस पे बेचेंगे, और नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर है तो आप उस फॉर्म और रजिस्ट्रेशन के तहत बेचेंगे, और वो मटेरियल जो है वो FCO के ग्रेड्स के अनुसार होना चाहिए। यदि आप गलत माल बेच रहे हैं तो एक तो कोई और FCO में जो प्रोडक्ट नहीं है उसको बेचने की इजाजत नहीं है। बेच रहे हैं तो जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, इंस्पेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने FCO में धारा लगा रखी है कि ये इंस्पेक्टर हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि ये इंस्पेक्टर्स हो सकते हैं एक जिले में, या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी टीम बन सकती है। वो ये देखते हैं कि ये फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर के तहत प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, फर्टिलाइजर के तहत बेचना अलाउड है या नहीं है। दूसरा, वो लेबल के हिसाब से मानक स्तर का है कि नहीं है। फिर उसके लिए वो सैंपलिंग लेने का प्रावधान है कि सैंपल लेकर उसको लेबोरेटरी में चेक किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज है, और आजकल नेशनल टेस्ट हाउस भी बीच में प्रावधान डाल दिए गए हैं। तो चेक एंड चेक बहुत आसान है कि, और दूसरा क्या है कि इस प्राइस पे बेचना है तो ये गवर्नमेंट की एजेंसी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं, उसके जितने इंस्पेक्टर्स का यही देखने का काम है कि ये प्रोडक्ट FCO के प्रावधान के तहत बिके और फार्मर के साथ कोई भी चीटिंग ना हो। सर ये भी जानने को हमने सुना था कि एक कंपनी के ऊपर FCO के तहत तकरीबन 32 अधिकारी या 32 इंस्पेक्टर इंस्पेक्शंस के लिए विजिट करते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? ये सत्यता बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट इंस्पेक्शन जो है, FCO के तहत जो इंस्पेक्टर नोटिफाई किए जाते हैं, उसमें कई बार ये लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के बहुत सारे अफसरों को उसमें इंस्पेक्टर बना देते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लांट प्रोटेक्शन की जो टीम है, जो जिसका काम प्लांट प्रोटेक्शन PPO, प्लांट मतलब पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वीटीसाइड को इंस्पेक्शन करने का काम है, वो भी फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर बन जाते हैं।
जो ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट करने का काम जिनका है या एक्सटेंशन करने का काम है, फार्मर्स के बीच में जिनको कि बताना है कि कृषि को सही करने के लिए आपको क्या तरीके अपनाने हैं, तो उसे एक्सटेंशन टीम बोलते हैं। उसमें भी उन लोगों को भी इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीगली भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, उसके बाद उसका डीडी डिप्टी डायरेक्टर, फिर उसका ज्वाइंट डायरेक्टर, उसके बाद भी जो टीम होती है क्वालिटी कंट्रोल की हर स्टेट की, उनके अपने ऑफिसर होते हैं, वो भी इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के भी इतने सारे इंस्पेक्टर बन जाते हैं जिनके हाथ में पावर्स दे दी गई हैं, जो कि उस पर लागू होते हैं कि भी दुकानदार पे, मतलब फर्टिलाइजर के ट्रेड कोई भी, चाहे मैन्युफैक्चरर है चाहे वो होलसेलर है, उस पर लागू हो जाते हैं। और फिर उसके अलावा बाकी जो डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, वो मिलाए तो इसमें कोई शक नहीं है, शायद गिनती उससे ज्यादा बैठेगी जितनी आप बताओ। तो सर क्या इनकी जरूरत महसूस होती है या ये अनावश्यक ही एक बोझ इंडस्ट्रीज पे डाला गया है? क्या इसमें आपका वक्तव्य रहेगा? अनावश्यक बोझ है। यदि कोई इंडस्ट्री या कोई होलसेलर या कोई रिटेलर ईमानदारी से काम कर रहा है और वो सालों साल काम कर रहा है, या नया एंटरप्रेन्योर भी है वो ईमानदारी से काम करना चाहता है, इतने इंस्पेक्टर बिठा के आप उसको काम थोड़ी करने दो। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। जितने ज्यादा प्रावधान डालोगे, जितना ज्यादा कंट्रोल डालोगे, उतना ज्यादा बिजनेस को बर्बाद हो जाता है बिजनेस। जी। सैंपलिंग और टेस्टिंग के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? देखिए, सैंपलिंग और टेस्टिंग के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन की मॉनिटरिंग होती है कि जो सब्सिडी फर्टिलाइजर का मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर होता है, एक जिले में जितना भी सब्सिडी फर्टिलाइजर आता है उसका एक जिले का अलॉटमेंट होती है कि इतना सब्सिडी फर्टिलाइजर वहां इतनी जरूरत है। उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का या को कोटा मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट का कोटा डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटा जाता है और उसी हिसाब से वहां सप्लाई आपूर्ति की जाती है। कंपनियों के अलॉटमेंट होती है, जो जो कंपनी सब्सिडी फर्टिलाइजर बेचती हैं उनको जिले अलॉट कर दिए जाते हैं कि यूरिया की एक कंपनी है जो कि जिसका प्लांट बबराला में है, तो उसको इतने जिले दे दिए जाते हैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कि उसकी 10,000 टन की कैपेसिटी है पर मंथ की, तो 10,000 टन में उन्होंने प्रोविजन कर दिया कि ये 5 जिलों पे वो सप्लाई करेगा। फिर दूसरी कंपनी को दिया, तो मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर होता है जिसको कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होता है वो उस पर निगाह रखता है कि किस किस होलसेलर को कितना माल गया, उसने कितना बेचा। तो ये तरीका होता है। तो उसको मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर भी एक अलग से प्रावधान है जो जिसके तहत वो, और एफसीओ के प्रावधान के तहत वो निगाह रखता है। क्योंकि देखिए, ये जो जॉब है ना, उसमें फील्ड जॉब है। ये वो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ पूरी टीम है, नीचे ऊपर एडीओस भी होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल वाले भी होते हैं, तो उनके थ्रू ये मॉनिटरिंग करते हैं। पूरी मार्केट डाटा कलेक्ट होता है बकायदा, कितने लोगों ने, फिर मंथली रिपोर्ट जाती है कि कितना सब्सिडी फर्टिलाइजर आया, कितना बेचा। नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर की रिपोर्टें जाती हैं, तो मॉनिटरिंग होती है। तो नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं? क्योंकि वो तो डेटा मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो मॉनिटरिंग कोई फायदा नहीं है। नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर की मॉनिटरिंग फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत कोई प्रावधान ही नहीं है करने का। वो तो एक्चुअली मैंने आपको पहले भी पिछले एपिसोड में बताया था कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर का जो मेन रोल है, मेन प्रोविजंस है, वो उस तरीके से डिजाइन किए गए थे कि जैसे कि आप सब्सिडी फर्टिलाइजर जिस पे गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेक लगा के बैठी है, वो गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद ना हो और फार्मर को सही पैसों में सही प्रोडक्ट मिले और उसमें मेल प्रैक्टिस हो, कोई भी गलत काम ना हो। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा कानून नहीं था, तो उन्होंने बाद में सभी फर्टिलाइजर्स को इसी के तहत डाल दिया और उसकी वजह से बहुत सारे काम एफसीओ के प्रावधान के तहत ही किए जा रहे हैं नॉन सब्सिडी के फर्टिलाइजर के ऊपर, और उससे फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। मतलब वो अनावश्यक है, उनकी जरूरत है नहीं। जी। तो मेरे सर आपसे है कि इंडस्ट्री में नए डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एफसीओ कंप्लायंस को समझना कितना जरूरी है? देखिए, बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड है जी। आज तभी की स्थिति है कि जो हम फॉरेन से, जैसे पर्सनली मैं भी इंपोर्ट करता हूँ, तो फॉरेनर भी जो कंपनियां हैं वो हिंदुस्तान में जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हैं तो इंडियन लॉ को समझना चाहती हैं और उस पर वो काफी टाइम खराब करती हैं, वक्त लगाती हैं और वो से डिस्कस करके कई चीजों के ऊपर बहुत डीपली समझती हैं, और बिना डीपली समझे बगैर आपको किसी ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना बहुत जरूरी है जी। वो जिस भी फॉर्म में। कल को गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर दे, लॉ ऑफ लैंड चेंज करे और बेटर करे या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करे, तो उस हिसाब से सबको फायदा मिलता है, लेकिन लॉ ऑफ लैंड के बगैर नहीं काम करना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट लेवल पर इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी और मेथड क्या होते हैं?
देखिए कोई यूनिफॉर्म कोई फ्रीक्वेंसी एफसीओ में लिखी भी नहीं है। इंस्पेक्शन कब होने चाहिए, साल में होने चाहिए, 6 महीने में होने चाहिए, महीने में होने चाहिए, और यही जिस पे एफसीओ साइलेंट है तो उसी का मिसयूज कई बार होता है। कहीं बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन होते हैं और कहीं बिल्कुल नहीं होते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्पेक्शन जो होते हैं आज की तारीख में, वैसे ये हमेशा आजकल इंस्पेक्शन जो होते हैं वो बाई वर्च्यू ऑफ एक कार्यालय के ज्ञापन के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल के ऊपर डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक सर्कुलर निकालता है। वो कहता है कि इस पर्टिकुलर आज यूरिया की छूट सब्सिडी है, यूरिया की शॉर्टेज चल रही है, उसके लिए गलत न्यूज मिल रही है मीडिया से, आप जाके मुआयना कीजिए। तो वो दुकानदार दुकान जाके मुआयना करते हैं। तो वो मुआयना क्रॉप टू क्रॉप सीजन में भी करते हैं और वो कई बार ज्यादा भी करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभी जब उनको रिपोर्टें गलत मिलती हैं, कुछ आती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट टीम बनाकर भेजती है और वो कई बार स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मिलके इंस्पेक्शन करते हैं। कई बार वो डायरेक्ट भी करते हैं। तो लेकिन इसका कोई डायरेक्ट प्रावधान नहीं है कि कितने होने चाहिए। सर जैसे हम नॉन सब्सिडाइज्ड एग्री एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो उनकी यूनिट्स में विजिटिंग कभी भी कर सकते हैं वो रैंडमली, या उनकी भी कोई फ्रीक्वेंसी निर्धारण? यही प्रावधान है कि ये इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट को सब ये मॉनिटरिंग केवल सब्सिडी फर्टिलाइजर की करनी चाहिए। नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर पे गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग नहीं करनी चाहिए। क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, लेबलिंग पे ध्यान देना चाहिए, बाकी गलत काम ना हो उस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर गवर्नमेंट को डिकंट्रोल करना चाहिए। यदि नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर पे इंस्पेक्शंस कम होते हैं, नहीं होते, या एक मैंडेटरी इंस्पेक्शंस होते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। और अल्टीमेटली ये नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर भी है जो कि एक क्रॉप की क्वालिटी को इंप्रूव करता है और क्रॉप की क्वालिटी को, प्रोडक्शन बढ़ाता है। और ये जितना ये बिकेगा नॉन सब्सिडी, उसमें गवर्नमेंट का जो सब्सिडी का जो इतना बड़ा बजट है वो रिड्यूस होगा। तो इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और आप ये कहना चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए होना चाहिए एक ऐसा इकोसिस्टम जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सब्सिडाइज बोझ को भी कम करेगा। बिल्कुल करता है। आज की तारीख में भी जितना भी गवर्नमेंट सब्सिडी देके प्रोडक्ट आता है उसकी अपने इश्यूज हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडी फर्टिलाइजर को टाइम से नहीं मिलती, इंपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, या प्राइस इंटरनेशनली बहुत बढ़ जाते हैं, या सीजन पे माल नहीं आता है, या डिस्ट्रीब्यूशन में फ्लॉज होते हैं, या देर समय माल आता है तो फार्मर बहुत परेशान होता है। और गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने के बावजूद भी हमेशा एक क्राइसिस मैनेजमेंट में मोड में चलता रहता है डिपार्टमेंट। उसका बेस्ट तरीका है कि आप नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर को सब प्रावधान से अलग करो, मैंडेटरी प्रावधान से अलग करो, उसको आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जाने दो। मैं एग्जांपल देता हूँ सीमेंट का। जब तक सीमेंट कंट्रोल में थी, सीमेंट पे दुनिया भर की आफत थी, पूरा हिंदुस्तान की फोकस सरकार का सीमेंट पे लगा रहता था। जब से सीमेंट डी कंट्रोल हुई, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कई गुना हो गया क्योंकि सीमेंट अवेलेबल है। नंबर 2, प्रोडक्शन लेवल बहुत बढ़ गया। और तीसरा क्या है कि सीमेंट जो है ना वो एक ट्रेड बहुत बढ़ गया। आप सीमेंट का कितना बड़ा ट्रेड है, गवर्नमेंट को कितना बड़ा का जीएसटी मिलता है, और गवर्नमेंट को कितना बड़ा एक हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कितना बड़ा रोल सीमेंट अदा करता है। तो आप डी कंट्रोल करके आपने कितना बड़ा स्टेप लिया। इसी तरीके से आप केवल सब्सिडी फर्टिलाइजर को कंट्रोल करो, नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर को आप केवल उसकी क्वालिटी कंट्रोल करो, लेकिन बाकी कंट्रोल मत करो। उसको डी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ना कि फार्मर्स पे इकोनॉमिक बोझ तो बढ़ेगा ना, क्योंकि नॉन सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर थोड़ा महंगा तो होता है। नहीं, नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर महंगा नहीं होता। देखिए एक बेसिक चीज समझने की जरूरत है। तो साल में मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश के रिसोर्सेज नहीं है। जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर है ये एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज से आता है। हमारे यहाँ पोटाश की माइंस ही नहीं है। हमारे यहाँ नाइट्रोजन का जो अवेलेबिलिटी है वो, चूंकि नाइट्रोजन पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से निकलता है, तो पेट्रोलियम की इतनी नहीं है हमारे यहाँ। गैस नहीं निकलती जो नेचुरल गैस है जिससे आजकल यूरिया बनाते हैं हम लोग। तो जो भी रॉ मटेरियल है वो इतना अवेलेबल नहीं है कि हम उससे इतनी यूरिया बना लें कि हम अपने सेल्फ प्रोडक्शन से काम चला लें। तो ये सब इंपोर्ट करना पड़ता है। फॉस्फोरस में भी फॉस्फोरिक एसिड इंपोर्ट करना पड़ता है। रॉक फॉस्फेट की जो क्वालिटी है हमारे यहाँ उससे डीएपी नहीं बन पाता, तो हमें रॉक फॉस्फेट इंपोर्ट करनी पड़ती है। मोटा मोटी बेसिक एमपीके के सारे प्रोडक्ट हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इस इंपोर्ट करने में गवर्नमेंट की मजबूरी थी कि इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके सब्सिडी देके प्राइवेट में दिया, फार्मर्स को दिया। लेकिन ये जो यूरिया है
और ये जो पोटाश है को यदि हम समझे तो पोटाश क्या है, ये एमओपी है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है। म्यूरेट ऑफ पोटाश का मतलब पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड का मतलब है कि जितना पोटाश आप मिट्टी में डाल रहे हो उसके साथ उतना ही क्लोराइड मिट्टी में जा रहा है, और ये क्लोराइड मिट्टी को खराब करता है आपको। जबकि नॉन सब्सिडी फर्टिलाइजर में सल्फेट ऑफ पोटाश है या पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म में, और वो यदि महंगा भी है तो एक तो मिट्टी को खराब नहीं करता, नंबर 2 वाटर सोल्यूबल है, नंबर 3 जितना वो डाला जाता है पौधे को उतना मिल जाता है। तो अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलती है, वो कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं बढ़ती कभी, प्रोडक्शन में इतनी आ जाती है कि आ जाती है। एवरेज हो। नंबर 2 क्वालिटी और क्वांटिटी जो प्रोड्यूस की है हार्वेस्टिंग के बाद है वो इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्राइस वो इक्वली हो जाता है, इतना महंगा नहीं। इक्वल हो जाता है। सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि एफसीओ के मॉनिटरिंग सिस्टम से डीलर और मैन्युफैक्चरर को किस तरह का लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं मिलता आज की तारीख में, तो वो उसे डीलर को मैन्युफैक्चरर को उस मॉनिटरिंग से नुकसान ही नुकसान है। मतलब वो एक ब्लॉकेड है। मॉनिटरिंग होनी चाहिए, यदि आपको कोई सिग्नल मिला है कि कोई गलत गाड़ी आ रही है तो आप ट्रैफिक लगाओ, लेकिन बाकी ट्रैफिक को स्मूथ चलने दो। मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम के तहत नए प्रोडक्ट्स और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर को मार्केट में लाने का प्रोसेस कैसे इंश्योर किया जाता है? देखिए, कुछ प्रोविजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इजी हो गए कि जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर एनपीके है उसका एक कॉमन प्रोविजन एफसीओ में पड़ा हुआ है, जिसमें कि प्रोविजन के हिसाब से कोई भी एनपीके आप इंपोर्ट करते हो तो उसे आप बेच सकते हो। आपको हर प्रोडक्ट रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है वहां पे। बिना प्रोडक्ट रजिस्टर कराए उस पैरामीटर में यदि आपका प्रोडक्ट आता है तो आप उसे बेच सकते हो। वो प्रोविजन जब एफसीओ में आया तो उसने फ्लड गेट खोल दिया, बहुत स्कोप हो गया कि अच्छे फर्टिलाइजर के इंडिया में आने का या बनाने का या बेचने का जी। और लेकिन यदि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि उस प्रोविजंस में नहीं आता और आपको ऐड करवाना पड़ता है तो उसके लिए बकायदा आपको ट्रायल्स लेनी पड़ती हैं। आपको डिफरेंट क्रॉप पे उसके ट्रायल देके उसके सर्टिफिकेट लेने होते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में उसकी फाइल जाती है। फिर हमारे यहाँ एफसीओ में एक अच्छा प्रावधान है, वो होता है कि सेंट्रल फर्टिलाइजर कमेटी है सीएफसी की मीटिंग में उसको पास किया जाता है और फिर उसके बाद एफसीओ में आ जाता है। ये अनफॉर्चुनेट है कि सीएफसी की मीटिंग बहुत कम होती है जी। तो सर क्या एक या दो ट्रायल से काम हो जाता है या अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रायल कराने पड़ते हैं? इस सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत वो प्रोडक्ट डाला गया है तो उसमें हर स्टेट का मतलब नहीं है उसका। उन्होंने एक क्लाइमेटिक कंडीशन और जोन्स के हिसाब से ट्रायल्स का बोल रखा है। उन क्रॉप्स पर डिफरेंट करके ट्रायल दे सकते हो आप और उसकी बेसिस पे रिपोर्ट बना के उनकी ट्रायल्स की जो गवर्नमेंट वो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिनकी ट्रायल्स करती है, वो उसकी रिपोर्ट लगा के आपको जो है वो कब जाता है, आपका काम हो जाता है। आपको हर स्टेट में करने की जरूरत नहीं। तो कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज है या यूनिवर्सिटीज है जहां पर ये ट्रायल होते हैं या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से करवाया जा सकता है? ट्रायल के लिए आपके पास आईसीआर के बहुत कैंपसेस हैं और डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट क्रॉप के ऊपर भी कैंपसेस हैं। पोटैटो पे है, एप्पल पे है, आंवला पे है, शुगर केन के ऊपर है, वीट पे है, हर चीज पे कैंपसेस है। इसके अलावा टी पे है, कॉफी पे है। तो आईसीआर से एफिलिएटेड के कैंपसेस हैं जो टिपिकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंतनगर यूनिवर्सिटी है। तो हर यूनिवर्सिटी में ट्रायल्स हो सकती हैं, वहां पे क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं, वहां मेथड करने का, उनकी फीस भी जमा होती है, वो एक प्रावधान है सबके सब। आज के इस पॉडकास्ट में अब तक इतना ही। आज विनोद जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी, किस तरीके से एफसीओ को मॉनिटर किया जाता है, कितने इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्शंस करते हैं, कौन कौन से विभाग इस मॉनिटर करने के लिए इसका इंस्पेक्शंस करते हैं और कहाँ कहाँ चुनौतियां हैं। तो विनोद जी, आपने इस पॉडकास्ट में इतनी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मौका दिया। सेकंड एपिसोड में आपने इतनी बातें मेरे से पूछी, मुझे भी अवसर मिला बातें बताने का। अगले एपिसोड के लिए मैं भी इंतजार करूंगा। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज हमने जाना एफसीओ की पूरी संरचना के बारे में, मॉनिटरिंग के बारे में और उन सभी तमाम बिंदुओं के बारे में किस तरीके से फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत
कौन से विभाग जांच कर सकते हैं, कौन से विभाग इंस्पेक्शंस कर सकते हैं, आपकी यूनिट में कितनी जरूरत है, और सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स में एफसीओ का क्या रोल है, ये भी इस पर भी चर्चा की गई। साथ साथ हमने इस बारे में भी चर्चा की कि कहाँ आप अपने नए प्रोडक्ट को एफसीओ में शामिल कराने के लिए ट्रायल करा सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे उन तमाम बिंदुओं के बारे में जिसमें हम चर्चा करेंगे इंडस्ट्री ट्रेंड्स, पॉलिसी अपडेट्स को लेकर, और इनोवेशन फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।